आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने वाले हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग 2022 में हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। बट बिफोर वी मूव फर्दर, ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया जाता है एंड कुछ एडवांस पॉइंट्स जो कि मैं भी यूज करता हूं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना एनालिसिस जरूर से करिए। तो साथ ही में आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 एडवांस पॉइंट्स भी बताने वाला हूं जो कि मैं यूज करता हूं एंड ये पॉइंट्स शायद ही आपने कहीं पे कभी पढ़े होंगे, बट अगर आप इनको यूज करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स को चूज करते समय एक बहुत ही खास एज मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है कौन सा। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है ये आता है मेटल सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर से। ये जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है वो सारी इसी पर्टिकुलर सेक्टर की हैं। एंड अब इस सेक्टर पे मैं बुलिश क्यों हूं, तो बेसिकली देखो जो सबसे बड़ा रीजन है इस सेक्टर में बुलिश होने का वो मेरा है बेसिकली गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों, तो देखो अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट के जो बड़े जो लीडर्स हैं उनको सुना होगा ध्यान से, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी रहे हैं इंडिया में। हालांकि कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुई है चीजें, बट फिर भी एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, बट यस ये पुश कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स बनाना हो, चाहे वो स्कूल्स बनाना हो, यूनिवर्सिटीज बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, ठीक है, उसके अलावा ऐसे एक्सप्रेस वेज बनाना हो, ये सारी चीजें जो भी हैं इसके ऊपर ये अपना जोर दे रहे हैं कि यस ये चीजें हमें बनानी है, रोड कनेक्टिविटी हमें इंप्रूव करनी है। तो जब भी ये चीजें होती है कंट्री में तो किन कंपनीज को बेनिफिट होता है? सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बेनिफिट होता है, मेटल सेक्टर से रिलेटेड जो है, स्टील सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है एंड गवर्नमेंट भी उसको जो सपोर्ट कर रही है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है। सेकंड रीजन ये है कि जो भी आने वाले टाइम में ईवी की स्टोरी प्ले होने वाली है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी प्ले होने वाली है या इन जनरल व्हीकल्स की स्टोरी है। तो देखो व्हीकल की जो भी कंजप्शन है इंडिया में वो बढ़ने ही वाली है, ठीक है। हमारी कंट्री जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री है, तो इसलिए कंजप्शन तो हमारी कंट्री में होती रहेगी। तो इसलिए उसमें भी जो है स्टील सेक्टर का या मेटल सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो ये 2 बेसिक फंडामेंटल रीजंस हैं। बट उसके अलावा जो मेरा मेन कह लो कि कोर स्टडी है वो है बेसिकली टेक्निकल के ऊपर, कि चार्ट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टील सेक्टर की कंपनीज हैं, सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके मेरे को टेक्निकल चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं एंड उनमें मेरे को कुछ चेंजेस होते दिख रहे हैं। वो चेंजेस क्या है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड को भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे एनालाइज करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल थोड़ी सी स्टोरी बता दी। अब ये तो हम देखेंगे साथ में, बट यस अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का बेसिक नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ ही मैंने एक ये भी वीडियो बनाई थी कि म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताए थे जो कि बेसिक पॉइंट्स थे, तो उनको भी जाकर आप देखिएगा। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो के बाद, देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये फंड मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो थोड़ा सा रिस्की फंड है, बिकॉज सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो कि सेक्टर्स को पहचानना जानते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आप ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हो जो कि आपको 20-30% नीचे भी कभी दिखाए, तो देन ये आपके लिए फंड नहीं है। बट यस सेक्टोरल फंड में इतनी पोटेंशियल भी होती है कि वो 1 साल में ही डबल भी हो सकता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए आप अपना रिस्क पहले जरूर से देखेगा, फिर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फंड हम अभी सर्च करते हैं, तो ये है बेसिकली DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, ठीक है। तो ये फंड है। ये जो वेबसाइट यूज मैं कर रहा हूँ ये टिकर टेप कर रहे हैं, और एक वेबसाइट हम यूज करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू, जहां पे हम चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट्स हम क्यों देखने वाले हैं, किस चीज के चार्ट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड है ये। उसके अलावा यहाँ पे NAV की देखोगे तो 59.17 के आसपास है। बट सबसे पहले हमें यहाँ पे जो देखनी होती है, सबसे पहली चीज़ देखनी होती है कि वो कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि इसके पास कौन से स्टॉक्स हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसकी जो वेटेज है वो 9.26% है। तो 9.26% इन्होंने रिलायंस ले रखा है, दैट इज सबसे ज़्यादा, तो वो एनर्जी सेक्टर से आता है। उसके अलावा इनके पास है टाटा स्टील, दैट इज 9% के अराउंड है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी इनके पास 9% है। जिंदल स्टील है, भारत पेट्रोलियम है, गेल है, हिंदुस्तान जिंक है, GSPL है, पेट्रोनेट LNG है, ONGC, JSW स्टील, APL अपोलो ट्यूब्स, गुजरात गैस। तो मतलब ये सारे गैस सेक्टर से रिलेटेड, उसके अलावा जो मेटल सेक्टर से रिलेटेड एंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड सारे जो है स्टॉक्स इनके पास हैं। उसके अलावा इसके हमें क्या देखना है, हमें देखना एक्सपेंस रेशो वगैरह क्या है। तो ओवरव्यू में हम आएंगे तो इसकी एक्सपेंस रेशो है 1.12%, ठीक है। तो एक सेक्टोरल फंड के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज ठीक होती है, बिकॉज देखो अगर ये आपको 1 साल में 20% का रिटर्न लाकर दे रहा है तो 1% एक्सपेंस रेशो देने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पी रेशो वगैरह तो देखनी नहीं होती है यहाँ पे, और शार्पे रेशो वगैरह भी यहाँ पे मैं नहीं देखता हूँ इतनी। उसके अलावा कैटेगरी एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो कि
कैटेगरी की जो एक्सपेंस रेशियो वो 1.29% है, तो इसकी 1.12% है, ये लोअर साइड पे है, तो ये एक अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा हमें पीयर्स के साथ कंपैरिजन करना होता है कि इसके जो पीयर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या ले रखा है, ठीक है। तो इसके पीयर्स में बेसिकली दो ही हैं, दैट इज निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम इन दोनों को देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों को ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये टाटा स्टील वगैरह ये इन्होंने ले रखे हैं तो ये क्यों अच्छे हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है। तो निप्पॉन टाटा रिसोर्सेज का अगर हम देखेंगे तो इसकी एक्सपेंस रेशियो 1.01% है, दैट इज कम है, मतलब इस डीएसपी वाले से कम है। तो इसको हमने क्यों नहीं चूज किया बेसिकली, तो इसको हमने इसलिए चूज नहीं किया, इसके अगर हम पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इसके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 7% है, उसके अलावा अल्ट्राटेक 6% है, टाटा स्टील 6% है। तो दैट इज इसने थोड़ा सा लाइक कम डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है बड़े स्टॉक्स में, ठीक है। बिकॉज देखो मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को ये होता है कि बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री में ज्यादा थी, लाइक 9% 10% के अराउंड थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टेबल स्टॉक है, तो वो मेरे को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए मैंने इसको चूज नहीं किया है। उसके अलावा जो निप्पॉन इंडिया का है उसकी एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो उसकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी हायर साइड पे, दैट इज 1.73% है। एंड अगर इसका हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो इसने L&T को 12% की वेटेज दे रखी है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज सीधे 7%, तो 5% का गैप है, दैट इज एक स्टॉक को इसने बहुत ज्यादा वेटेज दे रखी है। और साथ में इनके पास थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप का भी जो है परसेंटेज ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों फंड्स इसलिए मैंने नहीं चूज किए हैं, एक तो एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ी हायर है एंड साथ में पोर्टफोलियो जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अभी बात आती है कि ये इसका पोर्टफोलियो मेरे को क्यों इतना अच्छा लग रहा है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज टाटा स्टील, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एडवांस पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बेसिकली क्या है कि जब भी आप चूज करते हो लाइक म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने जो स्टॉक्स ले रखे हैं एक बार उनका चार्ट खोलकर जरूर से देखो। अगर तो आपको देखो टेक्निकल नहीं आता है तो फिर तो आपको नहीं देखना है, बिकॉज आप देख ही नहीं पाओगे। बट अगर आपको चार्ट्स पढ़ने थोड़े से भी आते हैं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ इतना भी पढ़ना आता है, तो देन आप चार्ट जरूर से खोल के देखो। अब अगर आप रिलायंस, इनके पास सबसे ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो देखो मैं आपको जो है निफ्टी मेटल का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं मेटल सेक्टर पे बुलिश हूँ। तो अगर हम निफ्टी मेटल का चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे इसकी एक ये रेजिस्टेंस थी अराउंड इसके आसपास, ठीक है। एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तो ये थी, यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 3500 के आसपास इसकी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, जो कि ये अराउंड 2011 के आसपास वहां पे अटका था, उसके बाद 2014 में अटका था, देन 17 में अटका था एंड फाइनली 21 में, दैट इज अराउंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल के बाद यहाँ से निकला है। अब ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर जाकर सस्टेन भी हो रहा है, तो इसलिए मैं मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा बुलिश हूँ, बिकॉज ये जो चाल आई है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साइकिल की शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेटल सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम एक और सेक्टर देख लेते हैं, दैट इज निफ्टी इंफ्रा। तो ये अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स को देख ले तो हमें थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है। तो इसका भी अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल से एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दूं, यहाँ पे एक लाइन लगाऊं यहाँ के इसके आसपास, तो आप देखोगे इसकी भी रेजिस्टेंस थी अराउंड 3800 रुपए के आसपास, ठीक है। 3800 के इंडेक्स के आसपास इसकी रेजिस्टेंस थी, जो कि ये 2008 में आया, उसके बाद यहाँ पे 14 में आया, देन यहाँ पे 18 में आया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लगाते हैं 3500 के आसपास ही, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी। तो ये यहाँ पे पिछले 12 से 13 साल से इसको नहीं काट पा रहा था। अब यहाँ पे इसने फाइनली इसको काटा है, तो ये क्यों काटा, ठीक है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये नीचे आया था, उसका यहाँ पे आकर फिर खड़ा हो जाता, बट यहाँ से इसने इसको काटा है बिकॉज यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज, मेटल की कंपनीज, ये सारी इसलिए मेरे को अच्छी लग रही है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बहुत लंबे टाइम के ब्रेकआउट्स हुए हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें, एक तरीका है कि हम उनके म्यूचुअल फंड्स में कर लें। तो इसलिए कुछ परसेंटेज आपको स्टॉक्स में भी डायरेक्टली लगाना चाहिए जरूर से, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, मेटल के, बट कुछ परसेंटेज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगा सकते हो, सो दैट आपको थोड़ा सा सेफ्टी रहे, ठीक है। तो ये दो चार्ट्स हमने देख लिए। उसके बाद हम चार्ट्स देखते हैं स्टॉक्स के। तो सबसे पहले हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं। तो रिलायंस का चार्ट मैंने आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसका भी हम वीकली चार्ट देखेंगे सबके। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ से ब्रेकआउट कर रखा है, ठीक है। ये जो एरिया था अराउंड 500 रुपए के आसपास का इसका एरिया था, यहाँ पे हम लगाते हैं लाइन, तो इसके आसपास इसने ब्रेकआउट किया था, दैट इज 2017 में। तो रिलायंस तो तब से अप ट्रेंड में, ठीक है, वहीं से 5 गुना हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड स्टॉक है दैट इज टाटा स्टील, इसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टाटा स्टील का चार्ट हम देखते हैं। तो टाटा स्टील का अगर मैं चार्ट देखूंगा, सिंपल मैं आपको लाइन लगाकर बता रहा हूं, तो देखो मैंने लाइन पहले लगा रखी है, ये लाइन ये 2007 से नहीं काट पा रहा था, 7 में ट्राई किया नहीं काट पाया, उसके बाद इसने 10 में किया नहीं काट पाया, फिर 14 में उसके आसपास आया नहीं काट पाया, 18 में आया नहीं काट पाया, फाइनली 21 में इसने इस लाइन को काटा है और वहां से स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया। अब ये क्यों काटा है, ठीक है, यहीं पे सिंपल सी बात है कि यार काटा है तो कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। दैट इज वो ऊपर यहाँ से गया है तो कोई ना कोई चीज है, दैट इज यहाँ पे इनका साइकिल थोड़ा सा बदल रहा है। तो ये पूरे पिछले 10 से 12 साल का ब्रेकआउट इसने किया है, तो आने वाले टाइम में यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छी चाल दिखा सकता है। तो अगर हम इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू ले लें तो वो भी अच्छी चीज है, अगर हम डायरेक्टली ले लें टाटा स्टील को तो वो भी अच्छी चीज है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हिंडाल्को का चार्ट देखें
तो जो भी मतलब उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मेन होल्डिंग्स है, लाइक जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड ने, उनके चार्ट एक बार जरूर से खोल के देखो। अब इसका भी अगर चार्ट मैं देखूंगा तो सिंपल यहाँ पे एक लाइन लगाता हूं मैं, तो आप देखोगे ये लाइन इसने पिछले 12-13 साल से नहीं काटी थी, अभी फाइनली जाकर काटी है। तो दैट इज इसमें कुछ ना कुछ तेजी यहाँ पे बन सकती है, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर पे बुलिश हूं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जिंदल स्टील का देखेंगे, जिंदल स्टील का अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली इसका थोड़ा सा चार्ट अभी डाइसी सा है, बट फिर भी ये अपने हाइस के आसपास पहुंचा है। तो अगर ये जिंदल स्टील यहाँ से ऊपर गया तो देन जिंदल स्टील में भी एक नई चाल बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए मैं पर्टिकुलर मेटल सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बुलिश हूँ, ठीक है। तो ये सारे हमने टॉप होल्डिंग्स देख ली बेसिकली, जिनमें 9% मतलब जिसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 40 से 50% इन्वेस्ट कर रखा है अपना, उनके हमने चार्ट देख लिए, उनके चार्ट हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर उनके चार्ट अच्छे हैं तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो स्टॉक ऊपर को गए तो इसलिए हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला एडवांस पॉइंट हो गया कि जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करने जाते हो तो आप उसके जो स्टॉक्स उन्होंने ले रखे हैं उनमें थोड़ा सा एक बार उनका चार्ट खोलकर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड वो शायद आपको मेरे हिसाब से तो पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता होगा, बट अगर मिलता है तो अच्छी बात है, फ्री में यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम चार्ट खोलते हैं टाटा स्टील का, ठीक है, बिकॉज जो स्टील सेक्टर है उसका जो सबसे मेन प्लेयर है वो टाटा स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ इसका हम डेली चार्ट खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं ओवरव्यू में, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। यहाँ पे हमें ना ये दिखा देता है कि किस क्वार्टर में उन्होंने किस मेजर सेक्टर में जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था या किस सेक्टर में कम किया था। जैसे अगर हम इसको मार्च 21 से देखें, ठीक है, तो मार्च 21 में इनके पास जो है 26.4% जो है आयरन एंड स्टील पड़ा था। आयरन एंड स्टील कहने का मतलब कि इनके पास टाटा स्टील पड़ा था, बिकॉज टाटा स्टील इस सेक्टर से है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जिंदल स्टील है, तो मतलब इनके पास 26% जो है इसमें इन्वेस्टमेंट थी, और ऑयल एंड गैस में इनकी थी 21% की। अब यहाँ पे हम जो आयरन एंड स्टील का मेजर स्टॉक है उसको देखेंगे, दैट इज टाटा स्टील को। तो हम देख रहे हैं मार्च 2021, तो मार्च 2021 में टाटा स्टील कहाँ पे था, दैट इज यहाँ पे इसके आसपास। तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमें वो चूज करना होता है जो कि आने वाले टाइम को कहीं ना कहीं पे प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। अगर वो लाइक आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर चलने वाला है तो अगर वो मेटल के स्टॉक्स पहले ही लेकर रख लेता है तो वो ही चीज हमारे लिए अच्छी है, दैट इज वो फंड मैनेजर समझदार है। तो इस पर्टिकुलर फंड का फंड मैनेजर मेरे को बहुत समझदार लगता है, बिकॉज वो हर चाल को पहले प्रेडिक्ट कर लेता है, ठीक है। वो किस तरीके से, तो आप देखोगे मार्च के आसपास, दैट इज जब यहाँ पे स्टॉक खड़ा हुआ था, दैट इज 720 के आसपास टाटा स्टील खड़ा हुआ था, तो उन्होंने 26% ले रखा था। उसका यहाँ से इसमें रन आया, दैट इज मार्च के अराउंड 730 से स्टॉक जब 1200 हो गया, ठीक है, इसी क्वार्टर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, जून 2021 के आसपास उन्होंने अपना जो आयरन एंड स्टील में से 26% से कट करके 23% कर लिया, और उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, इस फंड मैनेजर ने जो ऑयल एंड गैस था वो 21% था इनके पास, उसको बढ़ाकर इन्होंने 24% कर लिया। अब ऑयल एंड गैस में कौन सा स्टॉक आता है, तो वो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट साथ में खोल लिया है। तो ये जो क्वार्टर था दैट इज जून 21, तो अब जून 21 के आसपास क्या हो रहा था, रिलायंस यहाँ पे खड़ा हुआ था, दैट इज यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था। तो इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, जब ये पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ था रिलायंस, तब इन्होंने ऑयल एंड गैस में अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ाया, बट जैसे यहां से ब्रेकआउट आना शुरू होने वाला था तो इन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया रिलायंस में, और जहां पे चाल आ चुकी है दैट इज मेटल सेक्टर में, वहां से एक्सपोजर करना कम अपना शुरू कर दिया। तो दैट इज इन्होंने इसमें 21% से 24% कर लिया रिलायंस में, मतलब अकेला रिलायंस नहीं, ऑयल एंड गैस में और भी कंपनीज हैं, बट यस अपना स्टील में से इन्होंने कम कर लिया। अब यहां पे देखते हैं सितंबर में इन्होंने क्या किया, तो सितंबर में इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने अपना रिलायंस में और एक्सपोजर बढ़ाया, दैट इज जब रिलायंस में चाल आनी शुरू हो रही थी। आप देखोगे यहाँ पे सितंबर के आसपास रिलायंस में चाल आनी शुरू हुई है, ये वाली चाल जो है लाइक 2200 से रिलायंस ऊपर 2800 हो गया। तो इसी क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी रिलायंस में एक्सपोजर बढ़ाया है, दैट इज ऑयल एंड गैस में इन्होंने अराउंड देखेंगे 24% से 28% किया है, 29% किया है, वेयर एज यहाँ पे आयरन एंड स्टील में से 24% से कम करके इन्होंने 21% कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या हुआ है, दैट इज जून से लेकर सितंबर के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पे जून ये है, तो आप देखोगे इसका अगस्त के आसपास आयरन टाटा स्टील ने अपना टॉप लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसमें फॉल आना शुरू हुआ, दैट इज सितंबर के आसपास। तो मतलब ये फंड मैनेजर बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे टाइम पे स्टॉक्स में से एग्जिट और एंट्री कर रहे हैं। मतलब जब रिलायंस में चाल आने वाली थी तब ये रिलायंस में एंटर हो गए, जब टाटा स्टील या स्टील सेक्टर में थोड़ी करेक्शन शुरू होने वाली थी तो ये वहां से निकल गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं सितंबर 21 निकल गया, ठीक है। अब आ गया दिसंबर क्वार्टर, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जब रिलायंस ऊपर पहुंच गया, लाइक यहाँ पे दिसंबर के आसपास, यहाँ पे नवंबर के आसपास यहाँ पे ऊपर पहुंच गया रिलायंस, तो इन्होंने अपना एक्सपोजर कम किया, ठीक है, 29% से इन्होंने 26% किया ऑयल एंड गैस में, वेयर एज आयरन एंड स्टील में इन्होंने 21.5% से फिर से 23% कर दिया। मतलब जब यहाँ पे टाटा स्टील जो अपना बॉटम बना रहा था कहीं आसपास, यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, वहां पे इन्होंने आयरन एंड स्टील में अपना एक्सपोजर बढ़ा लिया। तो इस पर्टिकुलर पूरा लाइक एनालिसिस करके मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि ये फंड मैनेजर कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार है।
मतलब जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन शुरू होने वाली होती है तो ये वहां से निकल जाते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में चाल आनी शुरू होने वाली होती है तो ये उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं। तो आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा ही फंड मैनेजर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टाटा स्टील बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो सिंपल सा आप यहाँ पे एक फिबोनाची भी लगाकर देख सकते हो। जैसे ये रिट्रेसमेंट लगाओगे आप तो आप देखोगे ये 50% की रिट्रेसमेंट है पूरी इस ट्रेंड की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाटा स्टील समझ सकता है। उसके अलावा डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 200 की मूविंग एवरेज भी है, जो कि एक बहुत अच्छी सपोर्ट होती है किसी भी ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए, ठीक है। बाकी वही चीज है कि आप अगर लंबे टाइम का व्यू लेकर चलोगे तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कई बार थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, बिकॉज सेक्टोरल फंड है, ठीक है। एक सेक्टर में कोई भी स्लम्प आया, कुछ भी हुआ तो एक साल के लिए कहीं ना कहीं सेक्टर कई बार खड़ा हो जाता है। जैसे आप देखोगे पूरा अगस्त से टाटा स्टील या पूरा स्टील सेक्टर खड़ा है, तो इसलिए वैसा भी हो सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अच्छा फंड है, मैं इसको तब से ट्रैक कर रहा हूं जब इसका ये AUM है जो वो अराउंड 70-80 करोड़ के आसपास था, बट अभी इसका AUM वहां से 10 गुना हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, एंड अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो। बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एंजल वन पे आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, एंड उसी के थ्रू आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड उसके अलावा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा हमारा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।